खंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो इकोनॉमिक्स का जो सेशन चला रहे थे उसमें हम लोग अभी तक 6 मतलब हम लेक्चर एमसीक्यू देख चुके हैं और अब हमारा अगला टारगेट होगा विश्व की अर्थव्यवस्था से। ठीक है। और विश्व की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने से पहले जो कल जो हमारा एमसीक्यू लेक्चर था उसमें कुछ केंद्र सरकार की परियोजना और योजना कार्यक्रम से संबंधित 7 या 8 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए थे, मतलब पीडीएफ में आए नहीं थे, तो उनको हम आज लेकर चलेंगे। तो कल वाले क्वेश्चन पहले कर लेते, फिर उसके बाद हम आपका जाएंगे विश्व की अर्थव्यवस्था में, जिसमें हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा समझौते। तो ठीक है, जो कल के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमने। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया था उसके अंतर्गत आपके 9 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। इनमें अलग अलग प्रकार के, जैसे आपका ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गया, ई क्रांति हो गया, ये सब सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा बना है? डिजिटल गांव। ठीक है। ये आपका 2022 में आपका हो जाएगा अनोदरा गांव है, अनोदरा गांव गुजरात में। ठीक है। तो ये पहला डिजिटल गांव हो जाएगा। और पहला डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया? राज्य की बात करें तो वो केरल को डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साला दर्पण परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है। साला दर्पण परियोजना ये 2015 में लागू की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ये केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, जो केंद्रीय विद्यालय है उनके उत्थान, उनके जो शिक्षा स्तर का बढ़ाना, ठीक है, और उनका जो सामाजिक व्यवहार है, ठीक है, जो क्रियाकलाप है, उनमें सुधार के लिए ये साला दर्पण परियोजना केंद्रीय विद्यालयों के लिए लाई गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 22 जनवरी को ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा लाखों लोगों के अकाउंट खोले गए, जीरो बैलेंस अकाउंट, जो आपका आप कह सकते हो एक समावेशी विकास की तरफ एक पहला कदम था गवर्नमेंट का। ठीक है। तो एक आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा कदम था। ठीक है। तो ये आपका 28 अगस्त 2014 को ये प्रारंभ किया गया था। ये कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, भारत निर्माण मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से वही, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? सितंबर 2014। ठीक है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट है, इनको बिल्कुल याद करें, कोई भी डेट आ सकती है, क्योंकि यूकेपीएससी का पैटर्न होता है कुछ डेट संबंधी प्रश्नों को फोकस करने का। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का क्या नाम है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। ओके। निम्नलिखित में किस जिले से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी? ठीक है। तो राजस्थान में एक झुंझुनू जिला है, वहाँ से इसको पोषण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है। चलिए अब हम जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो है हमारे विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व समझौते। ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ठीक है। जो ट्रिम्स होता है उसका पूरा नाम होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। मतलब जो डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि विश्व व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स का इस्तेमाल करता है जो आपके लिए, दोनों देशों के लिए जो आपसी व्यापार होता है उसके लिए सुगमता से विदेशी व्यापार हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावित हुआ? देखिए, जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, सिंपल भाषा में आपको बता दूं, जैसे काला धन आपने सुना होगा। काला धन का मतलब ये है कि ऐसा धन जिस पे टैक्स मतलब आपने बचाया हो, ठीक है, टैक्स ना पे किया हो। अब उस धन को मार्केट में लाने के लिए क्या करता है, उस धन को किसी विदेशी कंपनी में निवेश कर दिया जाता है, विदेश में निवेश कर दिया जाता है, और उस विदेश से भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। तो इसे कह सकते हो काला धन को सफ़ेद बनाने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था, ये भारत में वर्ष 2001 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न तिथियों में से किस पर भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम लागू किया? ठीक है। फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट एक्ट जो लागू किया गया वो लागू किया आपका
1 फरवरी 2002 को। ठीक है, 1 फरवरी 2002 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपए को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो जो आपका करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट को में परिवर्तनीय बनाया गया विदेशी व्यापार के लिए। ठीक है, चालू खाता जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बड़ा एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। एक जब विनिमय की दर $1.58 हो जाती है, मतलब आप मान के चलिए पहले $1 जो था वो 60 रुपये का था। ठीक है, अब क्या है, वो हो गया $1.58 का हो गया। तो इसका क्या मतलब है? रुपये अधिमूल्यत हो गया है, डॉलर का मूल्य घट गया है, रुपये का मूल्य घट गया है, डॉलर अधिमूल्यत हो गया। इसमें आपका थोड़ा समय लेना चाहूँगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये $1.58 हो गया, पहले 60 से 58 हो गया। आप ये मान के चलिए, यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ, ये 60 था, अब यहाँ पे 58 हो गया। देखो, अधिमूल्यत हो जाने का मतलब मूल्य बढ़ जाना, मूल्य बढ़ जाना। ठीक है, ये बढ़ जाना। ठीक है, और अवमूल्यन का मतलब होता है मूल्य घट जाना। जैसे डॉलर का मूल्य घट गया तो ये हो जाएगा अवमूल्यन, अवमूल्यन। ठीक है, अच्छा पहले क्या था कि, अब देखिए पहले क्या था कि $1 को के लिए हमें 60 रुपये खर्च करने पड़ते थे। ठीक है, अब $1 के हमें कितने खर्च करने पड़ते हैं? 58 रुपये। इसका मतलब हमारा रुपये मजबूत हुआ है ना, रुपये मजबूत हुआ है तो हमारे रुपये का मूल्य बढ़ गया है। इसका मतलब हमारा रुपये अधिमूल्यत हो गया है। ठीक है, इसके उल्टा देखिए, डॉलर क्या हुआ, पहले 60 था, 58 हो गया। इसका मतलब डॉलर का मूल्य घट गया हो ना, मतलब डॉलर का अवमूल्यन हो गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डॉलर का मूल्य घट गया है। ठीक है, आप दोनों चीज़ समझिएगा बड़े ध्यान से। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पहले $1 था 60 का, ठीक है, अब हो गया 58 का। ठीक है, तो अधिमूल्यत होने का मतलब होता है मूल्य बढ़ जाना। ठीक है, और मूल्य घट जाना का होता है अवमूल्यन। ठीक हो गया, दोनों चीज़ आप समझ गए। अब देखिए, पहले $1 में हमें 60 रुपये देने पड़ते थे $1 लेने के लिए, आप मान के चलिए, लेकिन अब $1 लेने के लिए 58 रुपये देने पड़ते हैं। हमारा रुपये स्ट्रांग हुआ है तो हमारे रुपये का मूल्य बढ़ गया है, तो हमारा रुपये अधिमूल्यित हो गया है, मूल्य बढ़ गया है। ठीक है, उसी प्रकार डॉलर क्या हुआ, 60 से 58 आ गया। ठीक है, इसका मतलब डॉलर का मूल्य घट गया है, मतलब डॉलर का अवमूल्यन हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ए, 1 और 2 सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदारी है? ठीक है, वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा जारी किया गया था। ये यूएस से चाइना को पछाड़कर आज की डेट में सबसे ज़्यादा हमारा निर्यात भागीदार बन गया है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा? ठीक है, जो बनाया जा रहा है वो ईरान, अफगानिस्तान और भारत द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय किया है? ये 2020 का क्वेश्चन है, और 2021 में भी यही है, और 2022 में यही है। उम्मीद करते हैं 2023 में यही आंकड़ा रहेगा। पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स में सर्वाधिक जो विदेशी विनिमय किया गया है और किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का वर्तमान में सबसे बड़ा साझेदारी है? तो जैसे आपको बताया है, यूएस से सबसे बड़ा साझेदारी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब प्रभावी हुआ? ठीक है, तो जो साफ्टा प्रभावी हुआ वो हुआ 1 जनवरी 2004 को। इसे बोलता है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, तो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनका आपस में जो व्यापार है उनमें कोई भी किसी प्रकार का निर्यात और आयात पे जो टैक्स है या तो ख़त्म कर दिया गया है या उनको कम कर दिया गया, जिससे व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो सके और सुगम व्यापार हो सके, विदेशी व्यापार। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार नीति 2015-20। देखिए, 5 साल के लिए एक विदेशी व्यापार नीति जारी की जाती है। 2015-20 में जारी की गई थी, उसका ये पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद अगली जो नीति जारी करनी थी वो जारी करनी थी 20 में, और अब कोविड के कारण ये नीति जारी नहीं की गई, तो नई विदेशी व्यापार नीति जारी की गई 2021-26 में। 21 के लिए जारी की गई थी, 21 में जारी की गई थी, 21-26 के लिए। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया, अब हम नई विदेश नीति को देखेंगे, विदेशी व्यापार नीति को, उसमें ये रखा गया 4.5%। और भारत को 5 ट्रिलियन, ये आपको आंकड़ा याद रखना, ये आंकड़ा याद रहे ना रहे, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, MRBP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्थापित किया जा चुका है, जो प्रभावी वर्ष है। ठीक है, जो MRBP अधिनियम है वो 2002 से प्रस्थापित कर दिया गया है,
और उसका जो प्रभावी वर्ष होगा वो होगा आपका वर्ष 2009 से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर वर्ष 2009 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने भारत में वर्ष 2016-21 के लिए, ठीक है, प्लस प्लस माइनस 2% के सराहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब रिजर्व बैंक के गवर्नर है उर्जित पटेल, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि अगर मुद्रास्फीति 4% है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 4 का +2% भी चली जाती है या -2% कम हो जाती है तो वो आपका सराहनीय स्तर है, मतलब आपको उसको एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसकी जारी की गई, तो उसको आपको नुकसानदेह नहीं माना गया। तो मुद्रास्फीति रहनी भी चाहिए। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई मतलब तरलता, मार्केट में कैश पैसा, तो ये कहा गया। तो ये किसने लागू किया गया, लक्ष्य किसके द्वारा निश्चित किया गया, भारत सरकार द्वारा। उर्जित पटेल जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, उनके सलाह पर यह रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। ठीक है, जो मुद्रा बाजार होता है, मनी मार्केट जो होता है, उसमें जो आपका क्या कहते हैं, जिसमें आपका शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, प्रतिभूतियां हो गया, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अस्थिर है, जो इनस्टेबल भाग है, वो होता है व्यापारिक बिल बाजार। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, ये कथन है, थोड़ा सा टिपिकल है, आप देखिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। समग्र पूर्ति वक्र मतलब सप्लाई, जो आपका सप्लाई है, सप्लाई कर्व की बात कर रहा है। ठीक है, में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मतलब जो आपका सप्लाई वाला जो सिस्टम है, सप्लाई, सिंपल सी भाषा में बात करते हैं, सप्लाई जो प्रभावित होती है वो कॉस्ट से प्रभावित होती है क्या, मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है, जो सप्लाई है वो आपकी वस्तु की लागत से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपकी लागत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन सही है। अगला क्या है, मजदूरी में वृद्धि के कारण, देखिए बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज में सिंपल कर देता हूँ, मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। अब देखिए मजदूरी, देखिए जो मजदूर है ना, उनकी जो आपका लेबर का जो आप पैसा देते हैं, मजदूरी देते हैं, उसमें अगर आप वृद्धि करते हो, ठीक है, तो क्या सप्लाई प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। आप अगर मजदूरी में वृद्धि कर दोगे तो जो आपकी वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। आपका जब कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपका कच्चा माल, मशीन का कॉस्ट हो गया, ठीक है, आपका जो मजदूरी दी गई है बनाने में खर्चा है, पैकिंग में आदि में सब जोड़ा जाता है। तो आपका एक फैक्टर, जैसे मजदूरी बढ़ा दी आपने तो ऑब्वियसली वस्तु की कॉस्ट बढ़ेगी। जब वस्तु की कॉस्ट बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सप्लाई प्रभावित होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस कथन की व्याख्या ये पूरी नहीं करता, दोनों कथन अलग अलग हैं। एक आपका कहता है कि आपका कॉस्ट, और दूसरा मजदूरी। मजदूरी खाली कॉस्ट पे प्रभाव नहीं करता, कॉस्ट के अफेक्टिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो खाली मजदूरी प्रभावित नहीं करता, तो इसका सही स्पष्टीकरण ये नहीं हो जाएगा। तो आंसर ही हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आपको इनकी समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रश्न। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था, ठीक है, विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो विश्व बैंक की जो आप जानते हैं 5 संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी संस्था जो आपका क्या कहते हैं गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है? ठीक है, क्या वो बहुपक्षीय निवेश गारंटी है? क्या वो आपका अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष है? ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं? ठीक है, ऐसा कौन से अफ्रीकी थे जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं? ठीक है, तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बुर्तोस घाली जी। ठीक है, बुर्तोस घाली हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ प्रश्न जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगठन से संबंधित थे। तो अब हम अगले सेशन में एक और चैप्टर लेके आएंगे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो बाकी प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं
इनमें से कुछ पर्सन जो आपके जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए लाभकारी होंगे और कुछ पर्सन जो आपके यूकेपीएससी का जो आपका अपर लोअर पीसीएस है या आपका आरओ एरो का एग्ज़ाम है उसके भी लाभप्रद होंगे, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। इनकी पीडीएफ पहले ही अपलोड कर दी जा चुकी है, आप टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।